एक बर्फ से ढकी हुई पहाड़ी, उस पर रहने वाली एक खुशहाल फैमिली और खून, हर तरफ खून की महक। ऐसे शुरू होती है हमारी तांजीरो कमादो की जर्नी। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर एनसीके रिएक्शन चैनल। हम लोग आज बात करेंगे डीमन स्लेयर के सीजन 1 एपिसोड 1 और एपिसोड नंबर 2 पर। तांजीरो एक रहमदिल इंसान है जो कि अपने फैमिली का गुजारा करता है कोयला बेचकर। एक दिन ऐसे ही वो कोयला बेचने गांव में जाता है। पहाड़ी से उतरकर वहां पर जब वो गांव वालों के से मिलता है तो वो उनकी जगह जगह पर मदद करता है, जिससे हमें उसकी रहमदिली का अंदाजा होता रहता है। लेकिन तभी चीजें एक डार्क मोड़ लेती हैं। एक बूढ़ा आदमी तंजीरों से कहता है कि रात में तुम्हें डीमन से बचने के लिए सफर नहीं करना चाहिए। लेकिन ये वार्निंग तांजीरो के लिए कितनी खतरनाक है, अभी उसे इसका अंदाजा नहीं। अगली सुबह जब तांजीरो वापस अपने घर की तरफ जाता है तो वो जो देखता है वो उसके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं। उसकी पूरी फैमिली को मार दिया गया है, ब्रूटली मर्डर उसके एक एक फैमिली मेंबर का। लेकिन हम देखते हैं कि उसकी छोटी बहन नेजुको अभी जिंदा है। वो जैसे ही ये देखता है उसे कंधे पर उठाकर उस बर्फीली पहाड़ी से नीचे उतरने लगता है। लेकिन एकदम ये क्या देखते हैं हम, नेजुको बदल गई है। वो कुछ अलग बर्ताव कर रही है, उसके नाखून निकल रहे हैं, उसकी आंखें लाल होती जा रही हैं और वो एक डीमन बन चुकी है। और जब हमें लगता है कि चीज़ें इससे ज़्यादा बुरी नहीं हो सकती तो तांजीरो और नेजुको पर एकदम से एक डीमन स्लेयर हमला कर देता है। इस डीमन स्लेयर का सिर्फ एक ही मकसद है, तमाम डीमंस का खात्मा। लेकिन तांजीरो अपनी बहन को मरने नहीं देता, वो उसे बचाने की कोशिश करता है। वो ताकत में तो डीमन स्लेयर के मुकाबले में उसके जितना नहीं, लेकिन वो अपनी चालाकी और होशियारी से उसका मुकाबला करता है। और वहीं दूसरी तरफ नेजुको भी इंसानों को खाने के बजाय तांजीरो को बचाती है। ये देखकर डीमन स्लेयर भी हिचकिचाता है और वो समझ जाता है कि ये दोनों भाई बहन कोई आम नहीं, और वो तांजीरो से इन दोनों को छोड़ देता है और तांजीरो से कहता है कि पहाड़ी पर तुम्हें एक शख्स से मिलना है। और यहाँ से तांजीरो की जर्नी शुरू होती है। इसके बाद हम नेजुको को उसके साथ चलते हुए देखते हैं और वो जाता है मास्टर रुकुदाकी की तलाश में। अब तांजीरो एक आम कोयला बेचने वाला लड़का नहीं था, वो एक डीमन स्लेयर बनने के सफर पर चल चुका है। रास्ते में ये एक टेंपल के पास से गुजरते हैं और जहाँ पर तांजीरो कुछ ऐसा देखता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। एक डीमन एक इंसान को खा रहा होता है। लेकिन ये देखकर तांजीरो घबराता नहीं, उल्टा उससे मुकाबला करने की कोशिश करता है। लेकिन वो स्ट्रेंथ में उस डीमन के जितना नहीं है और वो डीमन तांजीरो को बड़े ही आराम से ओवरपावर कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नेजुको उस डीमन को एक ही लात मारकर उसकी गर्दन को उड़ाकर फेंक देती है। लेकिन डीमन का सर अभी भी जिंदा है। यहाँ पर तांजीरो को उसका पहला सबक मिलता है कि डीमंस को किसी भी आम वार से नहीं मारा जा सकता, और अगर उन्हें मुकम्मल तौर पे ना ख़त्म किया जाए वो अपनी बॉडी को रीजनरेट भी कर सकते हैं। यहाँ पर जब तांजीरो पैनिक करने लगता है तो उसके पीछे अचानक से एक शख्स आते हैं जो कि मास्टर हैं। मास्टर रुकुदाकी यहाँ पर उसे बताते हैं कि डीमंस को मारने के दो तरीके हैं, या तो उन्हें एक खास किस्म की तलवार से मारा जा सकता है या फिर वो सूरज की रोशनी से राख हो जाते हैं। वो तांजीरो से कहता है कि मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें इस डीमन को मारना होगा। अब तांजीरो जब इसे मारने लगता है तो वो हिचकिचाता है। वो चाहकर भी इस डीमन को मार नहीं पाता, क्योंकि तांजीरो को इस डीमन में एक मॉन्स्टर नज़र नहीं आता, बल्कि उसकी आंखों के पीछे छुपे दर्द को भी वो महसूस कर सकता है। जब मास्टर तांजीरो को इस तरह देखते हैं तो वो तभी समझ जाते हैं कि ये एक ख़ास लड़का है जो कि ना सिर्फ स्ट्रेंथ पे अपनी रिलाय करता है बल्कि इसके पास एक समझदारी वाला दिल भी है। और वो फैसला करते हैं तांजीरो को सिखाने का। ये वो शख्स है जो कि तांजीरो को एक डीमन स्लेयर बनने में गाइड करने वाला है। और जो पहली चीज़ तांजीरो नोटिस करता है मास्टर के बारे में, वो उनका लाल कलर का टेंगू मास्क है जो कि उन्होंने लगाया हुआ है। इसके साथ उनकी पर्सनैलिटी चाहे हमें काम नज़र आती है, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ वो इंटिमिडेटिंग भी है। लेकिन उरुकदाकी कमज़ोरों को एक्सेप्ट नहीं करते। वो सीधा ही हमारे तांजीरो से ये सवाल करते हैं कि अगर तुम्हारी बहन इंसानों को खाती है तो तुम क्या करोगे। एक पल के लिए तो तांजीरो हैरत में जाता है और हेजिटेट करता है, ये सोचकर कि उसे समझ नहीं आती कि वो इसका जवाब कैसे दे। लेकिन जब
वो इस सवाल से उभरता है तो उसे अंदाज़ा होता है कि अगर उसने ऐसा किया तो इसे उसे भी मारना होगा। यहाँ से हमें पता चलता है कि उसका ये रिज़ॉल्व देखकर ही मास्टर उरुकुदाकी उसे आगे ट्रेनिंग देने के लिए एग्री करते हैं। यहाँ से वो उसे लेकर जाते हैं माउंट सागिरी पर। वहाँ पहुँचते ही वो इसे बताते हैं कि भाई सिर्फ इतना सा काम है कि तुम्हारी ट्रेनिंग मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूँगा अगर तुम यहाँ से नीचे उतर आओ। सुनने में आसान लगता है ना? लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये पूरा माउंटेन खतरनाक ट्रैप से भरा हुआ है। ना सिर्फ ये, इस माउंटेन के टॉप में उसे तांजीरो को कुछ ही देर में एहसास होता है कि उसे सांस लेने में भी मुश्किल हो रही है, क्योंकि हवा काफ़ी पतली है। सुनने में जो एक आसान सी बात लगती है वो तांजीरो के लिए लाइफ और डेथ सिचुएशन बन जाती है। और यहाँ पर मास्टर तांजीरो को सुबह तक का टाइम देते हैं इस माउंटेन से नीचे उतरने का। किसी तरह से तांजीरो इस माउंटेन के डेडली ट्रैप्स को सरवाइव करता है। वो कुछ ट्रैप्स में फंसता है तो कुछ ट्रैप्स को डॉज भी करता है, लेकिन सुबह होने से पहले वो पहाड़ी से नीचे उतर आता है। अब ट्रेनिंग जब शुरू होती है तो जो पहली चीज़ उसे सिखाई जाती है वो है वाटर ब्रीदिंग टेक्निक। लेकिन ये टेक्निक सिर्फ तलवारबाजी से रिलेटेड नहीं, इसमें उसे अपने माइंड को फोकस करना भी सीखना होगा, अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करना भी सीखना होगा और ये जानना होगा कि कैसे अपनी स्ट्राइक्स को पानी के बहाव जितना मजबूत बनाया जाए। तांजीरो की बॉडी इस इंटेंस ट्रेनिंग के बाद थक चुकी होती है। 1 साल के बाद जब उसे लगता है कि अब वो पहले से ताकतवर बन चुका है तो उरुकुदाकी उसको एक फाइनल चैलेंज देते हैं। वो चैलेंज है एक बड़े से पत्थर के 2 टुकड़े करना। अब ये बात सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ की नहीं। मास्टर उरुकुदाकी उससे कहते हैं कि अगर तुम इस पत्थर के 2 टुकड़े नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये है कि तुम फाइनल सिलेक्शन के लिए तैयार नहीं हो। फाइनल सिलेक्शन वही चीज़ है, वही चैलेंज है जिसके बाद डीमन स्लेयर्स जो एस्पायरिंग डीमन स्लेयर्स हैं वो एक डीमन स्लेयर बनते हैं, जिसमें वो असली डीमंस का सामना करते हैं। ये सुनकर तांजीरो अपनी पूरी ताकत से उस चट्टान पर हमला करता है, लेकिन उस पत्थर पर, उस चट्टान पर एक दरार तक नहीं आती। क्या तांजीरो अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर ये काम कर पाएगा, या फिर उसके डीमन स्लेयर बनने की जर्नी यहीं पर ख़त्म होने वाली है? अचानक से एक मास्क्ड वॉरियर साबितो वहाँ आता है और तांजीरो को एक डुएल के लिए चैलेंज करता है। लेकिन ये शख्स ना सिर्फ तेज़ है, उससे ज़्यादा ताकतवर भी है और बिल्कुल रूथलेस है। वो आसानी से तांजीरो को हरा देता है। वहीं दूसरी तरफ उसके साथ एक लड़की माकुमो भी आती है, जो कि तांजीरो को बताती है कि ये पत्थर सिर्फ स्ट्रेंथ से नहीं कटेगा, तुम्हें इसके लिए अपनी ब्रीदिंग को मास्टर करना होगा, अपने फ्लो पे प्रॉपर कंट्रोल लाना होगा। इसी के साथ कुछ देर बाद हम देखते हैं कि तांजीरो एक अरसा इस तरह से अपने पुरानी पॉस्चर्स को, पुरानी ट्रेनिंग्स को जो कि मास्टर ने सिखाई थी, दोबारा से प्रैक्टिस करता है और चैलेंज करता है वापस से साबितो को। लेकिन इस बार इससे पहले कि साबितो अपनी मूवमेंट कर पाता, अपनी तलवार हिला पाता, तांजीरो उसके मास्क के 2 टुकड़े कर देता है। एक ही बार में ये 2 टुकड़े करने के बाद जब तांजीरो सामने देखता है तो उसे नजर आता है कि वो जो पत्थर है उसके 2 टुकड़े हो चुके हैं। मंथ्स ऑफ ब्रूटल ट्रेनिंग के बाद तांजीरो आ चुका है फाइनल सिलेक्शन के लिए। ये फाइनल सिलेक्शन का प्रोसेस एक ऐसी पहाड़ी पर है जिसके चारों ओर हमें विस्टेरिया फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। इनकी खास बात यह है कि जितने भी डीमंस हैं वो इनसे नफरत करते हैं। इसी वजह से इस पूरे एरिया में वो कई डीमंस कैद हैं और इन्हीं विस्टेरिया फ्लावर्स के रहते वो यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। यहाँ पे मौजूद डीमंस वो हैं जिनको कई सालों पहले या कई डीमन स्लेयर्स ने, पुराने डीमन स्लेयर्स ने पकड़कर कैद किया है। अब फाइनल सिलेक्शन का टेस्ट ये है कि तमाम कैंडिडेट्स को इस जगह में इन डीमंस के साथ 7 दिन सरवाइव करना है। क्या तांजीरो और बाकी लोग ये सिलेक्शन पार कर पाएंगे? जैसे ही तांजीरो जंगल में एंटर करता है, उसका सामना एक ऐसे डीमन से होता है जिसे देखकर उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। उसकी कोई सारी मूवमेंट्स वहाँ पर फ्रीज हो जाती हैं और वो हिचकिचाता है, क्योंकि वो डीमन कोई मामूली डीमन नहीं, वो डीमन है हैंड डीमन, जो कि सिर्फ ताकत में उससे ज़्यादा नहीं बल्कि खौफनाक भी है। उसकी ख़ास बात यह है कि उसका सिर्फ एक ही मिशन है, जितने भी उरुकुदाकी के स्टूडेंट्स हैं उन सबको मारना और उन सबको खाना। उसकी वजह यह है कि कई साल पहले मास्टर उरुकुदाकी ने ही इस डीमन को यहाँ पर कैद किया था। अपने आप को संभालने के बाद तांजीरो उस डीमन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है।
वो उस पर मल्टीपल वार करता है, लेकिन उसे कुछ खास चोट नहीं पहुंचती। साथ ही तांजीरो ये समझ जाता है कि अगर उसे इस डीमन को हराना है तो उसे अपनी ट्रेनिंग को मुकम्मल तौर पर याद करते हुए अपनी वाटर ब्रीदिंग टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा। और उसी के साथ वो अपने स्पेशल अटैक वाटर सरफेस स्लैश से एक ही वार में इस डीमन को हरा देता है। अपने आखिरी वक्तों में ये डीमन उस टाइम को याद करता है जब ये भी कभी एक इंसान था। इसका एक छोटा भाई था जो इसकी मेमोरीज में इसे याद आता है। इसे मरता देख जब ये ख़त्म हो रहा था तो तांजीरो वहाँ आता है और इसके हाथ पर अपना हाथ रखता है, जिससे कि इसे ऐसा एहसास होता है कि इसके भाई ने इसे पकड़ा हो। तांजीरो की ये नरम दिली हमें दोबारा याद आती है और हमें पता चलता है कि तांजीरो अपने दुश्मनों के पीछे का दर्द भी समझता है। इसको हराने के बाद तांजीरो कुछ और डीमंस को हराता है। वो उनसे एक सवाल पूछता है कि क्या तुम एक डीमन को इंसान बनाने का कोई तरीका जानते हो? लेकिन वो ऐसे हैं कि इसकी बात को सुनते तक नहीं और इस पर हमला कर देते हैं। इसे मजबूरन उनको वहीं पर मौके पर मारना पड़ता है। किसी तरह से यही सब करते हुए 7 दिन गुजर जाते हैं और फाइनल सिलेक्शन के एंड पर बचते हैं 4 लोग, जिनमें से एक तो तांजीरो है, 2 और लड़के हैं और 1 लड़की है। यहाँ पर इन्हें इनके साथी मिलते हैं जो कि इन्हें इनके मिशंस के बारे में बताएंगे, जिनमें तीनों को तो कौवा मिलता है बल्कि एक लड़के को एक चिड़िया मिलती है। अब फैसला करने की बारी इनकी ये है कि अपनी तलवार के लिए किस मटेरियल को यूज़ करें। तांजीरो अपनी आंखें बंद करता है और उसी तरह से एक पत्थर को चुन लेता है। यहाँ पर इसे इन सबको डीमन स्लेयर का कॉर्पोरेशन का यूनिफॉर्म भी दिया जाता है। ये उसे लेकर वापस जब मास्टर उरुकुदाकी के घर पहुंचता है तो उसे दूर से नजर आता है कि नेजुको वहीं पर बाहर खड़ी है। बात दरअसल ये है कि 2 साल से जब ये ट्रेनिंग कर रहा है, जब से मास्टर उरुकुदाकी के पास है, नेजुको एक डीप स्लीप में है अपने स्लम्बर से, पर वो जब उसे जागता हुआ देखता है तो उससे रहा नहीं जाता। उसकी आंखें भर आती हैं और वो फौरन से उसकी तरफ दौड़ कर जाता है। अगली सुबह हमें देखने को मिलता है कि एक शख्स तांजीरो के पास आता है तलवार लिए। तांजीरो की वो तलवार तैयार है और उस शख्स को लगता है कि उस तलवार का रंग लाल होगा। उसे ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि तांजीरो के बाल भी लाल हैं और इसे वो एक खुशकिस्मती की अलामत बताता है। लेकिन होता कुछ ऐसे है कि जैसे ही तांजीरो उस तलवार को निकालता है, उस तलवार का रंग बिल्कुल ब्लैक होता है। तांजीरो ये देखकर उससे पूछता है, मास्टर से पूछता है कि क्या ये अच्छा है या बुरा? तो मास्टर उसे कहते हैं कि ये इतना रेयर है कि इसके अच्छा या बुरा होने के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। इसी के साथ वही कौवा जो उसे फाइनल सिलेक्शन में मिला था वहाँ आता है और उसे बताता है उसके पहले असली मिशन के बारे में। इस मिशन में उसे एक गांव में जाना है जहाँ पर रोज लड़कियां गायब हो रही हैं। उसे वहां जाकर ना सिर्फ इस मिस्ट्री को सॉल्व करना है, बल्कि उसे अपनी जितनी भी टेक्निक्स उसने सीखी हैं उन सबको प्रॉपरली मास्टर कर कर इस्तेमाल करना है। वहां पहुंचते ही उसका सामना किसी नॉर्मल डीमन से नहीं होता, उसका सामना होता है एक स्वॉर्म डीमन से, जो कि शैडोज में रहता है। ना सिर्फ ये, इसकी खास बात ये है कि अपने शिकार को भी ये उन्हीं शैडोज में अपने साथ खींच लेता है। अब तांजीरो यहाँ पर अपनी वाटर ब्रीदिंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है मल्टीपल टाइम्स, लेकिन हर वार के बावजूद वो इन डीमंस को कोई रियल डैमेज नहीं दे पाता, क्योंकि ये डीमन असल में सिर्फ एक डीमन नहीं, बल्कि इसने अपनी बॉडीज को 3 अलग हिस्सों में बांटा होता है। और इसी के साथ इसके साथ 2 साथी भी मौजूद हैं। एक वो शख्स जिसने एक साथी को एक लड़की को खोया है, जो कि इन्हीं डीमंस ने, जिनका शिकार इन्हीं डीमंस ने किया है, और एक वो दूसरी लड़की जिसका ये शिकार होने से बचाता है। इसे ना सिर्फ इनका सामना करना है, इनको हराना है, बल्कि उन दोनों की रक्षा भी करनी है। मल्टीपल टाइम्स कोशिश करने के बाद जब ये नाकाम होता है तो ये फैसला करता है पूरी पावर से उनमें से एक डीमन की तरफ दौड़ने का। जैसे ही ये वहां जाता है तो पीछे से दूसरा डीमन उन दोनों पर हमला करने लगता है। ये जैसे ही इसका ये पीछे मुड़कर जब उस पर देखता है तो ये उसकी रेंज से बाहर होता है। लेकिन वहीं पर एंट्री होती है अचानक से नेजुको की। नेजुको उठकर उस पर हमला कर देती है। नेजुको भी फाइनली स्वाम्प डीमन के अगेंस्ट साथ देने आ गई है तांजीरो का। इस बार तांजीरो को मौका मिलता है इन स्वाम्प डीमंस को उन्हीं के रियन में, उन्हीं के डायमेंशन में जाकर हराने का। वो उनके डायमेंशन में जैसे ही एंटर होता है, वो एक वाटर रिमट टाइप डायमेंशन है, जहाँ पर उसकी ब्रीदिंग थोड़ी सी इफेक्ट होती है। लेकिन क्योंकि उसकी टेक्निक वाटर टेक्निक है तो उसको यहाँ पर हेल्प मिलती है और वो अपने अटैक से उस डीमन को हरा देता है। वहीं बाहर नेजुको भी बाकी दोनों साथियों को बचा लेती है। जैसे ही स्वार्म डीमन के खिलाफ ये फाइट खत्म होती है तो वक्त आता है
उनके नेक्स्ट मिशन का। डीमन स्लेयर का क्रो मैसेंजर आता है और उन्हें बताता है कि उन्हें अब टोक्यो के एक इलाके में जाना होगा। उनका नेक्स्ट मिशन उन्हें वहीं पर मिलेगा। बिना किसी देरी के वो दोनों तैयार होते हैं और चल पड़ते हैं अपने सफर में। टोक्यो में पहुंचते ही उन्हें एक अलग नज़ारा देखने को मिलता है। उन लोगों ने ऐसा कभी कुछ पहले नहीं देखा था। वो एक छोटे से गांव में एक छोटे से पहाड़ पर रहते थे, लेकिन अब एक बड़े शहर में आकर वो एक नई दुनिया देखते हैं। वो देखते हैं यहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें हैं और कई लोग सड़कों पर एक साथ घूम रहे हैं। वो इस बड़े शहर के शोर को भी सुनकर परेशान होते हैं। इसी बीच उन्हें भूख लगती है, तो तांजीरो नेजुको को लेकर एक नूडल शॉप पर जाता है। तांजीरो वहां पर जैसे ही वो नूडल्स लेकर खाने लगता है तो उसे एक स्मेल आती है। ये कोई मामूली स्मेल नहीं, ये स्मेल एक जानी पहचानी सेंट है। ये गंध इसने लास्ट टाइम अपने घर में महसूस की थी, उस वक्त जब सब लोग मारे जा चुके थे। ये सेंट किसी आम डीमन की नहीं, ये सेंट है किबुत्सुजी मुजान की। और हैरानी की बात यह है कि वो जैसे ही मुजान के सामने जाता है उसे एक आम इंसान नजर आता है, लेकिन थोड़ा गौर करने पर उसे एहसास होता है कि ये एक इंसान नहीं बल्कि इंसान के रूप में एक डीमन है। पर बात सिर्फ यहाँ पर नहीं रुकी। मुजान ने अपने साथ एक पूरी फैमिली क्रिएट की हुई है। उसके साथ उसकी बीवी और छोटी बच्ची भी हैं। इससे पहले कि तांजीरो उस पर अटैक कर पाता, वो उन्हें देखकर चौंक उठता है और उसे एहसास होता है कि इसने उनसे भी झूठ बोला है अब तक। लेकिन फिर भी तांजीरो की इमोशन उसको ओवर पावर करते हैं और वो अपनी तलवार निकाल कर उस पर हमला करने ही वाला होता है कि मुजान अपनी चालाकी से वहीं उस भीड़ में खड़े एक आम इंसान को अपनी उंगली के एक निशान से डीमन बना देता है। उसके डीमन बनते ही पूरी भीड़ में भगदड़ मच जाती है और सब इधर उधर भागने लगते हैं। तांजीरो यहाँ देखकर सोचता है कि क्या वो मुजान को मारने जाए या फिर इस आदमी की जान बचाए। अंत में वो फैसला करता है इसे बचाने का और इस सब का फायदा उठाकर मुजान वहां से निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर भी कुछ अलग होता है। हालांकि तांजीरो उस डीमन को पकड़ रहा होता है बाकी सब लोगों को बचाने के लिए। वहां पर पुलिस पहुंचती है, बाकी लोग आते हैं और उन्हें लगता है कि तांजीरो उस आदमी को मार रहा है और वो उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं और उस आदमी को छुड़ाने लगते हैं। वहीं पर एकदम से एक अजीब सा स्पेल आता है और सब लोग खामोश हो जाते हैं और एंट्री होती है लेडी तमायो की। वो इस भीड़ से तांजीरो को लेकर जाती है। तमायो के साथ उसका साथी योशिरो भी मौजूद होता है और वही बाद में यहाँ से इन दोनों को नेजुको और तांजीरो को लेकर जाता है एक ऐसी जगह पर जो कि एक दीवार नजर आती है। लेकिन जैसे ही वो उस दीवार के आर पार जाते हैं तो उसके पीछे उन्हें एक घर नजर आता है। वो उस घर में जाते हैं और वहाँ पर तमायो उनका पहले ही इंतजार कर रही होती है। यहाँ पर हमें तमायो और योशिरो की स्टोरी का पता चलता है कि कैसे तमायो पहले मुजान के साथ थी, लेकिन आज से कई साल पहले वो मुजान से अलग हुई और उसने इंसानों का साथ देने का फैसला किया। वो तांजीरो को बताती है कि कैसे वो और योशिरो भी इंसानों को नहीं खाते। तांजीरो जैसे ही ये सब सुनता है वो तमायो से वही सवाल करता है जिस सवाल के साथ उसने अपनी जर्नी शुरू की थी कि क्या वो नेजुको को वापस इंसान बना सकती है। इसके सवाल का जवाब देते हुए तमायो तांजीरो को बताती है कि कैसे उसने योशिरो को एक डीमन बनाया, लेकिन कई 100 सालों में ये इकलौता डीमन ही वो बना सकी है, और बताती है कि उसकी ताकत मुजान जितनी नहीं। पर वो तांजीरो से कहती है कि वो एक डॉक्टर है और वो इसका इलाज नेजुको की इस बीमारी का यानी कि डीमन बनने का इलाज जरूर ढूंढेगी। उसके नज़दीक ज़रूर अगर किसी इंसान को डीमन बनाने का कोई तरीका मौजूद है तो एक डीमन को इंसान बनाने का तरीका भी होना चाहिए। वो तांजीरो से कहती है उसे इसके लिए नेजुको का ब्लड सैंपल चाहिए होगा और यहाँ तक कि और भी कई डीमंस का। तांजीरो इस काम में उसकी मदद करने के लिए तैयार होता है। वहीं दूसरी तरफ मुजान हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठता। वो अपनी बीवी और बच्चे को एक गाड़ी में बिठाकर एक गली के पास से गुजरता है और वहाँ पर वो 2 डीमन से मुलाकात करता है और उनसे कहता है कि जाकर तांजीरो को पकड़ें और उसका खात्मा करें। वहीं दूसरी तरफ घर में योशिरो, तमायो, तांजीरो और नेजुको आपस में बात कर रहे होते हैं कि एकदम से एक गेंद दीवार के आर पार होती है। ये अटैक किसी और का नहीं, उन्हीं 2 में से एक डीमन का है जिन दोनों को मुजान ने इन्हें मारने भेजा है। उनमें से एक एरो डीमन है और एक बॉल डीमन। अब देखना ये होगा कि इन दोनों से तांजीरो कैसे सरवाइव करेगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ये तमायो और योशिरो के घर में मौजूद थे और वहां पर अचानक से इन पर हमला करते हैं मुजान की तरफ से भेजे गए 2 डीमंस, जो कि खुद को 12 मून डीमंस का बताते हैं। और फाइट जैसे ही शुरू होती है वो अपनी बॉल्स को मारना शुरू करती है तुम्हारी डीमन, और वो पूरी वॉल जैसे डिस्ट्रॉय ही हो जाए। वो पूरा घर एकदम से हिलता है जैसे कोई अर्थक्वेक आ रहा हो।
और हम देखते हैं कि यहाँ पर वो बात करते हैं आपस में कि हमें बाहर जाकर इनका मुकाबला करना पड़ेगा, अगर हम यहीं पर रहे तो इसी के नीचे दबकर मर जाएंगे। जैसे ही वो बाहर जाकर उनसे लड़ने जाते हैं, नेज़ुको अटैक करती है बॉल वाले डीमन पर और उसकी बॉल्स को डॉज करते हुए उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी तरफ जो तांजीरो है वो अटैक करने जाता है उस एरो डीमन पर और बहुत ही ब्रूटल फाइट सीन्स हमें देखने को मिलते हैं। वो जो दोनों डीमंस हैं वो इन दोनों को फुल बहुत अच्छे तरीके से ओवरपावर करते हैं, बिल्कुल भी मौका नहीं देते अपने करीब तक आने का। अब इस सीन में जो बाकी योशिरो और तमायो हैं वो अंदर ही बैठ के उसी घर में भी अपने आप को हील कर रहे होते हैं, क्योंकि जब ये बॉल मार रही थी तो उनकी 2 बॉल्स इन दोनों को लगती हैं और ये इंजर्ड होते हैं। होता कुछ ऐसे है कि एरो डीमन तांजीरो से बचते-बचते उससे लड़ते हुए दूसरी तरफ निकल जाता है, यहाँ तक कि नेज़ुको उसकी नजरों से दूर हो जाती है। तांजीरो अपने ब्लेड से तमाम आने वाली बॉल्स को डॉज करने की कोशिश करता है। वो किसी हद तक तो उनको रिफ्लेक्ट करता है लेकिन उनको मुकम्मल तौर पर वापस नहीं फेंक पाता। इससे हमें बॉल डीमन की पावर का अंदाजा होता है। योशिरो और तमायो भी हील होकर जब बैटल को ज्वाइन करते हैं तो ये लोग फैसला करते हैं कि ऐसा होगा कि ये तीनों मिलकर नेज़ुको, योशिरो, तमायो मिलकर बॉल डीमन से लड़ेंगे और जो तांजीरो है वो जाकर एरो डीमन का सामना करेगा। अब इस पूरे एपिसोड में हमें इन सब की एक इंटेंस बैटल देखने को मिलती है। शुरू में हमें नजर आता है कि तांजीरो एरो डीमन के सामने स्ट्रगल करता है, लेकिन जैसे ही योशिरो उसे एक पर्ची देता है जिसे वो अपने माथे पर लगाता है, उसे एरोज नजर आने लग जाते हैं। उसे पता चल जाता है कि उसका अटैक किस डायरेक्शन में जाएगा। उसे कुछ ही वक्त लगता है उसकी डायरेक्शन पैटर्न्स को समझने में और उसके मुताबिक अपने अटैक्स को ढालने में। इसके बाद वो एक सीन में अपनी फुल पावर से उस पर अटैक करने के लिए जाता है। उसे यहाँ तक कि अपनी वो थ्रेड भी नजर आती है, जिसको देखने के बाद उसकी तलवार खुद ब खुद अपोनेंट डीमन की गर्दन पर जाकर लगती है और वो मर जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग होता है। यहाँ पर वो एरो डीमन अपने एरो की मदद से उसकी पोजीशन को ही बदल देता है और ऐसा होता है कि उसकी पहली दफा ये थ्रेड वाला जो अटैक है वो मिस होता है। लेकिन मल्टीपल ट्राइज करने के बाद तांजीरो को ये इस बात का अंदाजा होता है कि वो अपने नॉर्मल अटैक से इसको बीट नहीं कर सकता। उसे अपने अपने वाटर स्प्लैश फॉर्म 2 को मॉडिफाई करके हॉरिजॉन्टल व्हील की तौर पे इसे मारना पड़ता है, जिसकी मद में इसकी गर्दन कट जाती है और यहाँ पर खात्मा होता है हमारे एरो डीमन का। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नेज़ुको उस बॉल वाली डीमन से लड़ रही है और लड़ते हुए पहले वो उस बॉल को, जैसे ही उसकी बॉल नेज़ुको के पास आती है, नेज़ुको उस बॉल को किक करने की कोशिश करती है। इसे देखकर तमायो कुछ कहती है कि भाई ऐसा नहीं करना, लेकिन जैसे ही वो उस बॉल को किक करती है तो वहीं पर उसका पाँव कट जाता है। इससे हमें अंदाजा होता है इस बॉल डीमन की पावर का। तमायो नेज़ुको को ले जाकर उसको एक हीलिंग पोशन देती है और कुछ ही देर में नेज़ुको हील होकर वापस भी आ जाती है। और लेकिन यहाँ पर इस बार दोबारा से वही सीन होता है, दोहराया जाता है। वो दोबारा उस बॉल को किक करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार वो उस बॉल को किसी हद तक रिफ्लेक्ट करती है और ये देखकर योशिरो और तमायो वहां खड़े हैरान रह जाते हैं। यहाँ तक कि उस डीमन ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। कुछ ही देर बाद, कुछ ही किक्स बाद वो इतना मास्टर कर लेती है कि वो उन्हीं बॉल्स को वापस से उसी बॉल डीमन की तरफ थ्रो करने लगती है। यहाँ पर तमायो हमें बताती है कि उसकी जो मेडिसिन है उसने ऐसा कुछ नहीं किया, उसने इसको कोई पावर नहीं दी, बल्कि ये असल में नेज़ुको की अपनी डीमन पावर है। लेकिन इन अटैक्स के बावजूद भी वो उस बॉल डीमन को हरा नहीं पा रही होती। यहाँ पर हमारी जो तमायो है, लेडी तमायो, वो अपना एक स्पेल क्रिएट करती हैं, जिससे ये होता है कि एक कर्स एक्टिव होता है। मुजान का ये कर्स कुछ इस तरह से चलता है कि जो डीमन भी दुनिया में कहीं पर भी अगर मुजान का नाम ले ले तो उसकी वहीं पर मौत हो जाती है, और वो भी कोई आसान मौत नहीं। इसकी वजह कुछ यूं बताई गई है कि हर डीमन उसके खून से बना है, तो उसके अंदर, हर डीमन के अंदर मुजान के सेल मौजूद हैं और इसकी बॉडी खुद ब खुद ही अपने आप को खत्म कर देती है। एक बहुत ही ब्रूटल डेथ के बाद हम देखते हैं कि अगली सुबह का सूरज निकलता है और उन दोनों की बॉडीज वहां पर इवेपोरेट होती दिखाई जाती हैं। ये सब देखकर तांजीरो भी कहता है कि मुजान असल में एक शैतान है, क्योंकि उसने उन तक को नहीं छोड़ा जो कि असल में उसी के मानने वाले थे। इस सब के बाद लेडी तमायो उससे कहती हैं कि अब ये जगह हमारे लिए सेफ नहीं, तो उन्हें किसी और जगह जाना होगा। वो तांजीरो से रिक्वेस्ट करती हैं कि नेज़ुको को उसके साथ रहने दे। तांजीरो एक सेकंड के लिए उनकी बात पर सोचता है कि वहीं नेज़ुको वहां खड़ी उसके हाथ को पकड़ लेती है। इससे इसे अंदाजा होता है कि नेज़ुको भी यही चाहती है कि वो इसके साथ रहे, और वो लेडी तमायो की इस ऑफर को रिजेक्ट करता है और कहता है कि अब हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। इसी के साथ वो इन दोनों को अलविदा कहते हैं और वापस अपनी जर्नी पर शुरू होते हैं, और इन्हें मिलता है हमें हमारा वही क्रो जो इन्हें डेस्टिनेशन बताता है अपने अगले बैटल की। तांजीरो को जाना है साउथ ईस्ट, वहां पर इंतजार कर रहा है इसके लिए एक नया एडवेंचर। इस एपिसोड की शुरुआत में तांजीरो को एक लड़का दूर कहीं खड़ा किसी लड़की के सामने रोता हुआ नजर आता है। और जैसे ही उसके करीब पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि ये लड़का उससे बार बार शादी के लिए कह रहा है। ये देखकर ही तांजीरो समझ जाता है कि वो लड़की इसमें इंटरेस्टेड नहीं, और वो इससे इसकी जान छुड़वाता है। गौर करने पे हमें पता चलता है कि ये लड़का कोई और नहीं बल्कि हमारा डीमन स्लेयर है, वही डीमन स्लेयर जिसको हमने फाइनल सिलेक्शन में भी देखा था। ये इस लड़की से भी वही बात कह रहा होता है जो ये फाइनल सिलेक्शन के वक्त कह रहा था कि इसका कोई पता नहीं, ये कभी भी मर सकता है। इसके बाद वो लड़की इससे कहती है कि नहीं, तुम गलत समझ रहे हो,
मैं तुम्हें पसंद नहीं करती और तुमसे शादी करना नहीं चाहती, यहाँ तक कि तो मेरी कहीं और बात हो रखी है। ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है। हमें पता चलता है कि इस डीमन स्लेयर का नाम जेनित्सु है। ये तांजीरो से कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, अगर तुम बीच में टांग ना अड़ाते तो आज मेरी उससे शादी हो जाती। अभी ये लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर एकदम से मैसेंजर क्रू आ जाता है और इनको बताता है इनके नेक्स्ट मिशन के बारे में। ये सुनकर ये दोनों ही अपने उस नेक्स्ट मिशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ से निकलकर जब ये लोग आगे जाते हैं तो इनका सामना एक हॉन्टेड मैंशन से होता है। हमें पता ही था कि तांजीरो की सूंघने की शक्ति बहुत ही ज्यादा तेज है। वहीं दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो हमारे जेनित्सु है, इसकी सुनने की शक्ति वैसे ही तेज है और इन दोनों को इस बात का अंदाजा होता है कि इस घर में कोई आम डीमन नहीं। इस घर के बाहर वहीं कहीं झाड़ियों में छुपे इन्हें दो बच्चे नजर आते हैं। जब उनके पास जाते हैं तो वो उन्हें बताते हैं कि असल में हुआ क्या। वो बताते हैं कि इस घर से एक डीमन निकला जबकि ये लोग यहाँ से गुजर रहे थे और इनमें से इनके एक भाई को लेकर चला गया। ये सुनकर तांजीरो इन दोनों से कहता है कि मैं तुम्हारे भाई को वापस लाऊंगा और ये चारों इकट्ठे होकर अंदर जाने का सोचते हैं। लेकिन एकदम से इस घर की खिड़की में से एक शख्स उड़कर आकर गिरता है और गिरते ही मर जाता है। इन्हें पहले शक होता है कि कहीं ये इनका भाई तो नहीं, लेकिन बाद में ये बताते हैं कि नहीं ऐसा नहीं। लेकिन इससे इन्हें इस बात का अंदाजा होता है कि अंदर जो भी डीमन है वो बहुत खतरनाक है। फाइनली फैसला ये होता है कि तांजीरो और जेनित्सु दोनों अकेले अंदर जाएंगे और बाकी जो दो बच्चे हैं वो बाहर नेजुको का ध्यान रखेंगे। लेकिन जैसे ही ये दोनों उस मैंशन के अंदर जाते हैं कुछ ही देर बाद वो बच्चे भी इनके पीछे वहां पर आ जाते हैं और इनसे कहते हैं कि देखो वो जो बक्सा तुमने दिया था उसमें से काफी शोर आ रहा था, तो हम डर कर अंदर आ गए। यहाँ पर ये चारों जैसे ही मिलते हैं एक ड्रम बीट की आवाज आती है और रूम चेंज हो जाते हैं। ये दो दो के ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं। यहाँ पर तांजीरो का सामना होता है उस ड्रम डीमन से। उसकी पूरी बॉडी पर ड्रम्स लगे हुए हैं। ये देखकर तांजीरो उस बच्ची के सामने आ जाता है ताकि उसे उस डीमन से बचा सके। वहीं दूसरी तरफ हमें नजर आता है कि जेनित्सु बहुत डरा हुआ है क्योंकि अब वो इस पूरे मेंशन में अकेला है और न सिर्फ उसे खुद को बचाना है बल्कि अपने साथ जो बच्चा है उसे भी बचाना है। वहीं दूसरी तरफ तांजीरो की तरफ हम देखते हैं कि वो जो डीमन है उसके पास जो ड्रम्स हैं, जब वो उनको बीट करता है तो पूरे रूम की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। जेनित्सु और उसके साथी वहां से निकलने की कोशिश करते हैं तो जैसे ही वो एक रूम का दरवाजा खोलते हैं वहां से निकलता है एक वाइल्ड वॉरियर। उसने एक बोर का मास्क पहना है और वो वहां से एकदम चिल्लाकर वहां से भागता है। जेनित्सु उसे देखकर डर जाता है। उसे लगता है कि शायद ये किसी तरह का डीमन है, लेकिन वो भागकर कहाँ जाता है ये हमें आगे पता चलता है। जब हम देखते हैं कि तांजीरो उस डीमन से लड़ने का सोच रहा होता है तो एकदम से वहां पर ये आता है। ये जैसे ही उस डीमन की तरफ दौड़ने लगता है वो डीमन डायरेक्शन चेंज करता है और दोबारा से ये लोग गिर जाते हैं। तांजीरो इस वॉरियर से कहता है कि देखो वो एक ब्लड आर्ट डीमन है, तुम उसे ऐसे अपनी पावर से नहीं हरा सकते। लेकिन इसे तांजीरो की कोई बात समझ में नहीं आती। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि इसके अंदर बेसिक ह्यूमन सेंस भी नहीं है। लेकिन इससे पहले कि तांजीरो या ये वॉरियर उस डीमन की तरफ बढ़ पाते एकदम से एक ड्रम बीट सुनाई देती है जिसके नतीजे में पूरा रूम स्विच हो जाता है। तांजीरो यहाँ पर नोटिस करता है कि ये ड्रम बीट उस डीमन ने नहीं बजाई। अब तांजीरो और ये बच्ची वहां से फिर निकलते हैं उसके भाई को ढूंढने के लिए। उन रूम्स में ढूंढ रहे होते हैं कि एकदम से एक रूम का दरवाजा खोलते हैं और इन्हें वहां पर वो नजर आ जाता है और इसके हाथ में वही एक ड्रम होता है। हमें पता चलता है कि असल में ये जो रूम चेंज हो रहे हैं ये उसके ड्रम बजाने की वजह से हैं। वो इन्हें बताता है कि कुछ वक्त पहले जब ये यहाँ पर आया तो 3 डीमन यहाँ पर आपस में उसे खाने के लिए लड़ रहे थे। उसी लड़ाई के दौरान इस ड्रम डीमन का ये ड्रम उसकी पीठ से नीचे गिर गया और ये जैसे ही इसे मिला इसने उसे बजाया और रूम स्विच होने लगे। इसे जख्मी देखकर तांजीरो इसकी पट्टी करता है और इन दोनों को कहता है कि तुम दोनों अब यहाँ पर रहो और निकलता है उस डीमन की तलाश में। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेनित्सु भी अपने साथ उस बच्चे को लिए जा रहा होता है और इसका भी सामना एक डीमन से होता है। ये डीमन जमीन पर रेंग रहा होता है, बिल्कुल एक छिपकली की तरह इसकी जुबान भी बाहर निकली होती है। जेनित्सु और वो बच्चा अपनी पूरी तेजी से वहां से भागते हैं। उस डीमन से बचने की कोशिश में ये कई रूम से गुजरते हैं, लेकिन एकदम से जेनित्सु का पांव स्लिप होता है और वहां पर गिर जाता है। जब ये डीमन फाइनली उसके सामने आता है और ऐसा लगता है कि वो बस अपने अगले अटैक से इसको मार देगा तो जेनित्सु वहां पर सो जाता है। वो बच्चा ये देखकर जेनित्सु को उठाने की कोशिश करता है लेकिन जेनित्सु कोई जवाब नहीं देता। एकदम से हम देखते हैं कि वो डीमन अपनी जुबान लंबी करके जेनित्सु पर वार करता है, लेकिन कुछ ऐसा नजर आता है कि उसकी जुबान कट जाती है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि जेनित्सु उठता है और अपनी थंडर टेक्निक का इस्तेमाल कर उस डीमन की गर्दन उड़ा देता है। लेकिन जैसे ही उसकी गर्दन जमीन पर गिरती है जेनित्सु वापस से होश में आता है और कहता है कि इसे किसने मारा। यहाँ से हमें पता चलता है कि अपनी इस ताकत का अंदाजा जेनित्सु को खुद भी नहीं। वहीं दूसरी तरफ तांजीरो फाइनली उस डीमन को फिर से ढूंढ लेता है। वो डीमन इसे बताता है कि इसे रेयर ब्लड का वो ह्यूमन खाना होगा, क्योंकि एक रेयर ब्लड का ह्यूमन खाने से इनको 50 या 100 ह्यूमन खाने जितनी पावर मिलती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि ये डीमन कोई आम डीमन नहीं,
बल्कि ये मुजान का 12 डीमंस में से एक डीमन था। लेकिन क्योंकि इसकी पावर लेवल रीच हो गई और ये ज्यादा ह्यूमंस को नहीं खा सका, इसकी वजह से मुजान ने इसे उस टीम से निकाल दिया। अब इस डीमन का मकसद दोबारा से मुजान के उस 12 मून डीमन का हिस्सा बनना है। इस एपिसोड की शुरुआत में ड्रम डीमन तांजीरो पर अपने बीट ड्रम बीट से अटैक करना शुरू करता है और तांजीरो उसके अटैक्स को डॉज करने की कोशिश करता है। वहीं एक अटैक को डॉज करते हुए तांजीरो वहां पर बिखरे हुए कागजों को भी अवॉइड करता है। ये देखकर वो डीमन बहुत हैरान होता है। हमें दिखाया जाता है कि पास्ट में जब वो इंसान था, उसके आर्ट की कभी किसी ने कदर नहीं की। दूसरी तरफ रूम चेंज होने की वजह से वाइल्ड वॉरियर दोबारा से ड्रम डीमन को ढूंढने की कोशिश करता है। वो हमें बताता है कि वो पिछले 3 दिन से उसे ढूंढ रहा था और जैसे ही उसे वो मिला तो रूम चेंज हो गया। अपनी इसी तलाश में उसका सामना एक जायंट डीमन से होता है, लेकिन वो कुछ ही पलों में अपनी दोनों तलवारों की मदद से उसको मार देता है। जेनित्सु और उसके साथ वो छोटा लड़का भी अभी इस घर में ही घूम रहे होते हैं। वहीं पर अचानक से रूम टर्न होता है और ये दोनों घर से बाहर गिर जाते हैं। तांजीरो अब उसका पैटर्न समझ जाता है, लेकिन जैसे ही ड्रम डीमन को इस बात की रियलाइजेशन होती है, वो अपनी रैपिड ड्रमिंग की टेक्निक से अपने अटैक्स को और भी ज्यादा डेंजरस कर देता है। तांजीरो उससे कहता है कि उसकी ब्लड डीमन आर्ट बहुत ही अच्छी है और इसी के साथ वो अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हुए अपनी वाटर ब्रीदिंग नंबर फॉर्म 9 से उसकी गर्दन उड़ा देता है। अपने आखिरी पलों में वो डीमन खुश होता है कि कभी ना कभी किसी ना किसी ने तो आखिर उसके आर्ट की कदर की। इसके बाद तांजीरो जब दोनों बच्चों को लेकर उस घर से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि जेनित्सु नेजुको को बचा रहा है और इनुस्के उस पर हमला कर रहा है। तांजीरो जैसे ही ये देखता है उसे बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में उस वाइल्ड वॉरियर को एक जोरदार पंच मारता है जिससे उसकी रिब्स टूट जाती हैं। लेकिन वो दोबारा खड़ा होता है और ब्रोकन बोन्स के साथ ही तांजीरो पर अटैक करता है। अब तांजीरो उसके सर पर अपने सर से वार करता है जिससे उसका मांस गिर जाता है और वो हमें बताता है कि उसका नाम है इनोसुके। तांजीरो उससे पूछता है कि इसे कैसे लिखते हैं, तो वो बताता है कि उसे लिखना और पढ़ना नहीं आता। वो हमें बताता है कि वो पहाड़ों पर पला बड़ा है। ये कहकर वो बेहोश हो जाता है, लेकिन कुछ देर बाद वो जैसे ही होश में आता है दोबारा से जेनित्सु से लड़ने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ तांजीरो वहां पर मौजूद डीमंस के विक्टिम्स को दफना रहा होता है। फिर ये सब मिलकर इस काम को पूरा करते हैं। इसके बाद कम्युनिकेशन क्रो इन्हें माउंटेन से नीचे आने को कहता है। यहाँ पर ये उन बच्चों को अलविदा कहते हैं और जाते जाते रेयर ब्लड वाले बच्चे को एक फ्लावर देते हैं, विस्टेरिया फ्लावर, जिससे कि डीमंस उससे दूर रहेंगे। पहाड़ से नीचे उतरते ही वो एक घर में रेस्ट करते हैं। यहाँ पर उन्हें खाने पीने के साथ साथ डॉक्टर के साथ एक रेगुलर चेकअप का भी मौका मिलता है। रेस्ट कंप्लीट होते ही कम्युनिकेशन क्रू इन्हें इनके नेक्स्ट मिशन माउंट नादोगोमो पर भेजता है। वहाँ पहुंचते ही जेनित्सु डरने लगता है और उन्हें आगे बढ़ने से रोकता है। इतने में वहाँ इन्हें एक डीमन स्लेयर नजर आता है, लेकिन फॉरेस्ट एकदम से ही उसे अपनी ओर खींच लेता है। ये देखकर तांजीरो और इनोसुके भी उसके पीछे जाते हैं। जेनित्सु पहले तो डर की वजह से वहीं रुक जाता है, लेकिन जैसे ही उसे नेजुको का ख्याल आता है तो वो भी उनके पीछे चला जाता है। तांजीरो और इनोसुके वहाँ एक और डीमन स्लेयर से मिलते हैं जिसका नाम मुराता है। वो इनसे कहता है कि तुम्हें अपने साथ एक हाशिरा को लाना चाहिए था। वो बताता है कि वो यहाँ अपने साथियों के साथ आया था, लेकिन उन्होंने अचानक से खुद पर ही एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि 2 हाशिरा इसी मिशन के लिए निकलते हैं। एकदम से एक अजीब सी आवाज आती है और मुराता के साथी इन तीनों पर अटैक कर देते हैं। इनोसुके इन्हें मारना चाहता है, लेकिन तांजीरो इनकी मूवमेंट्स देखकर समझ जाता है कि इन्हें कोई थ्रेट से कंट्रोल कर रहा है। इनोसुके एक ही बार में उन सारे थ्रेट्स को काट देता है, लेकिन स्पाइडर्स की मदद से वो सभी थ्रेट्स दोबारा से उन सब डीमन स्लेयर्स को अपना पपेट बना लेते हैं। यहाँ पर हमें वो डीमन दिखाई जाती है जो दूर से इन्हें कंट्रोल कर रही है। इनोसुके अपनी ब्रेथ ऑफ द बीस्ट 7th फैंग की मदद से उस वेब डीमन को ढूंढ लेता है, लेकिन वो अकेली नहीं है। इनके ऊपर इन्हीं थ्रेड से बने जाल पर एक और डीमन खड़ा होता है और इनसे कहता है कि उसकी फैमिली से दूर रहें और उसकी माँ इन्हें जल्द ही मार देगी। इनोसुके ये सुनते ही उस पर अटैक करता है, लेकिन उस तक पहुंच नहीं पाता और जमीन पर गिर जाता है। तांजीरो और इनोसुके अब उस वेब डीमन की तरफ बढ़ते हैं और मुराता वहीं रुककर उन पपेट्स का सामना करता है। वेब डीमन उनसे कहती है कि तुम जितना करीब आते जाओगे उसकी पकड़ उतनी ही मजबूत होगी और उसके पपेट्स के अटैक उतने ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग। उसके पास वही डीमन आता है और उससे कहता है कि जल्द ही इन्हें मार दो वरना वो डैड को बता देगा। ये सुनकर वेब डीमन डर जाती है और अपनी पूरी ताकत से तांजीरो और इनोसुके पर अटैक करती है। क्योंकि डीमन पपेट्स को कंट्रोल कर रही है तो ये सब टूटी हुई हड्डियों के साथ भी लड़ सकते हैं। इनमें से एक तांजीरो से कहता है कि वो उसे मार दे क्योंकि वो मजीद दर्द को बर्दाश्त नहीं करना चाहता, लेकिन तांजीरो समझदारी से इन्हें एक दरख्त के ऊपर लटका देता है। इसे देखकर इनोसुके भी ऐसा ही करता है। ये देखकर वो वेब डीमन इन सभी पपेट्स की नेक ट्विस्ट करके इन्हें मार देती है। तांजीरो सेंस करता है कि वहां पर एक और डीमन आ रहा है, लेकिन जैसे ही इनोसुके उस पर अटैक करता है तो हमें पता चलता है कि इसका तो सर ही नहीं
बल्कि ये सिर्फ एक पपेट ही है। वहीं दूसरी तरफ फॉरेस्ट में जेनित्सु नेजुको को ढूंढ रहा है। ये दोनों मिलकर उस पर अटैक करते हैं और उस पपेट के दोनों हाथ काट देते हैं और इनोसुके उस डीमन पपेट के 2 टुकड़े कर देता है और इस तरह वो उन थ्रेड से आजाद होकर खत्म हो जाता है। इनोसुके तांजीरो को हवा में उछालकर वेब डीमन के पास फेंकता है। तांजीरो जैसे ही उसे मारने वाला होता है वो डीमन खुद ही अपनी डेथ एक्सेप्ट कर लेती है। ये देखकर तांजीरो भी अपना अटैक चेंज करता है और अपनी वाटर ब्रीथिंग फिफ्थ फॉर्म ब्लेस्ड रेन आफ्टर द ड्रॉट की मदद से उसे मार देता है, जिसकी वजह से उसे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होती, बल्कि उसे ऐसा लगता है कि जैसे उस पर बारिश हो रही हो। उसके मरने से पहले हमें दिखाया जाता है कि कैसे उसकी डीमन फैमिली उसके ऊपर जुल्म करती थी और यही वजह थी कि वो हमेशा से यहाँ से निकलना चाहती थी और इसीलिए अपनी मौत को सामने देखकर वो उसे चुपचाप एक्सेप्ट कर लेती है। वो मरते हुए तांजीरो से कहती है कि 12 मून डीमंस भी यहाँ मौजूद हैं। वेब डीमन को हराने के बाद तांजीरो वापस से इनोसुके के पास आता है। इनोसुके काफी इंजर्ड हालत में और फिर भी तांजीरो से कहता है कि वो सब कुछ कर सकता है जो कुछ भी तांजीरो कर सकता है। तांजीरो सोचता है कि कैसे वेब डीमन खुद ही मरना चाहती थी, उसके अंदर से कैसे डर की स्मेल आ रही थी और किस तरह से एक माउंटेन पर पूरी डीमन फैमिली साथ में रह रही है, जबकि डीमंस तो कभी साथ में काम करते ही नहीं। दूसरी तरफ जेनित्सु को फॉरेस्ट में कुछ काट लेता है। डरा हुआ जेनित्सु जब पीछे मुड़ता है उसे एक ऐसा स्पाइडर नजर आता है जिसकी बॉडी के बजाय एक ह्यूमन फेस है। उसे लगता है वो एक बुरे ख्वाब में है और वो बस इससे जागना चाहता है। वो यही कहते हुए यहाँ से भागने लगता है और इसी तरह से उसकी नजर जब ऊपर पड़ती है उसे एक घर नजर आता है जो कि हवा में लटका है। उसके इर्द गिर्द कुछ उसके साथ कुछ डीमन स्लेयर्स भी लटके हुए हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता से स्पाइडर्स बन रहे हैं। उस घर से निकलता है स्पाइडर डीमन, जिसके फेस को छोड़कर उसकी पूरी बॉडी एक स्पाइडर की है। वो जेनित्सु से कहता है कि भागने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुम ऑलरेडी हार चुके हो। तुम्हें मेरे एक स्पेशल स्पाइडर ने काटा है, जिसकी वजह से तुम भी 30 मिनट बाद एक स्पाइडर बन जाओगे। जेनित्सु डर कर एक दरख्त पर चढ़ जाता है। उसके ग्रैंडपा उसे दरख्त से नीचे आने को कहते हैं। वो इसे ट्रेनिंग के लिए बुलाना चाहते हैं। ये जेनित्सु का पास्ट है। यहाँ पर जेनित्सु को ऐसा लगता है कि अगर वो नीचे आकर ट्रेनिंग करेगा तो मर जाएगा। ये समझता है कि ग्रैंडपा ने इसे लाइफ टाइम डेथ से बचाया है और ये उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरना चाहता है, लेकिन रात रात भर जाग कर बार बार ट्रेनिंग करने के बावजूद भी ये अपने आप को उस लेवल पर नहीं समझता जिस लेवल पर उसके ग्रैंडपा उसे कंसिडर करते हैं। लेकिन रात रात भर जाग कर भी जेनित्सु कुछ खास अचीव नहीं कर सका और वो खुद को एक फेलियर समझता है। इस पर एक जोरदार बिजली गिरती है और ये दरख्त से नीचे गिर जाता है। वो सोचता है मुझ पर बिजली गिरी, मेरे बालों का रंग बदल गया। मैं हमेशा से अपना बेस्ट देना चाहता था, पर मैं डरता हूँ, मैं भाग जाता हूँ। मुझे बदलना है, किसी के काम आना है, लेकिन मैं ऑलरेडी अपना बेस्ट दे चुका हूँ, तो क्या एंड में खुद को खोकर एक मॉन्स्टर बन जाऊं? स्पाइडर डीमन भी परेशान होकर जेनित्सु की तरफ देखता है और जेनित्सु उसे देखते ही बेहोश हो जाता है और दरख्त से नीचे गिर जाता है। तभी वो थंडर ब्रीथिंग फर्स्ट फॉर्म की मदद से अपने फीट पर लैंड होकर उस डीमन पर अटैक करता है। डीमन अपने मुंह से एसिड फेंकता है और जेनित्सु उसी फॉर्म की मदद से उसको डॉज करता है। वो वहाँ मौजूद सभी ह्यूमन फेस स्पाइडर्स को भी इसी फॉर्म की मदद से बार बार डॉज करता है। जब बार बार जेनित्सु यही फॉर्म यूज करता है तो स्पाइडर डीमन समझ जाता है कि इसे असल में सिर्फ यही एक फॉर्म आती है। ट्रेनिंग के वक्त ग्रैंडपा ने इसे समझाया था कि तुम्हें अपनी इसी फॉर्म को मास्टर करना होगा। उन्होंने इससे कहा था कि रोना अगर तुम्हें रोना आए, भागना अगर तुम्हें भागना पड़े तो, लेकिन कभी हार ना मानना, अपने ट्रेनिंग डेज को याद रखना और सबसे ताकतवर तलवारबाज बनना। वो एक बार फिर एसिड अटैक को अवॉइड करता है और सोचता है कि कैसे वो अनाथ था, इसीलिए किसी ने कभी उससे कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया। वो हर पहले फेलियर पे रोता था और भाग जाता था, इसीलिए सब उससे दूर होते रहे, सिवाय इसके ग्रैंडपा के, जिन्होंने इसे बार बार रोने और भागने के बावजूद भी नहीं छोड़ा। सभी ह्यूमन फेस स्पाइडर्स जेनित्सु पर अटैक करते हैं। ऐसा लगता है कि उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज होने लगी है। वो उन सबको दूर फेंकता है। आसपास की हवा वाइब्रेट होने लगती है, उसके गिर्द बिजली चमकती है और फाइनली थंडर ब्रीथिंग फर्स्ट फॉर्म थंडर क्लैप एंड फ्लैश सिक्स्थ फोल्ड की मदद से वो स्पाइडर डीमन की गर्दन काट देता है। लेकिन ऐसा लगता है कि अब वो खुद भी मरने वाला है। वो सोचता है कि उसने एक हसीन ख्वाब देखा जिसमें उसने लोगों की मदद की। ग्रैंडपा ने जो कुछ भी सिखाया वो जाया नहीं हुआ और वो हार नहीं मानता। वो अपनी ब्रीथिंग की मदद से जहर के असर को स्लो करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ तांजीरो इनोसुके को जाने को कहता है क्योंकि इनोसुके बुरी तरह से इंजर्ड है, लेकिन इनोसुके एक डीमन को देखकर उस पर अटैक करता है। वो अपने डैड को बुलाती है और एंट्री होती है एक स्पाइडर फेस डीमन की, एक स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ स्पाइडर फेस डीमन। उसकी बेटी वहां से चली जाती है और वो इनोसुके पर अटैक करता है। तांजीरो इनोसुके को बचाते हुए वाटर ब्रीथिंग सेकंड फॉर्म वाटर व्हील की मदद से उसके बाजू पर अटैक करता है। दोनों हाशिरास माउंटेन पर आ चुके हैं, लेकिन उन्हें कोई सर्वाइवर नजर नहीं आता।
वो अलग होकर इन सब को ढूंढने का फैसला करते हैं। स्पाइडर फेस डीमन तांजीरो पर अपने दूसरे हाथ से अटैक करता है, लेकिन उसके इस बाजू पर इनुस्के अपनी दोनों तलवारों से अटैक कर देता है। वो डीमन इन दोनों को दूर फेंक देता है। उसकी स्किन इतनी हार्ड है कि तांजीरो की वाटर ब्रीथिंग फॉर्म भी उसके पार नहीं जा सकती। इनुस्के एक बार फिर उस पर अटैक करता है, लेकिन इस बार वो डीमन उसे एक जोरदार पंच मारता है, जिसके बाद इनुस्के की हालत और भी खराब हो जाती है और काफी ब्लड लॉस होने की वजह से इनुस्के सही से फोकस भी नहीं कर पाता। स्पाइडर फेस डीमन इनुस्के के पीछे भागने लगता है। तांजीरो अपनी ब्रीदिंग फॉर्म की मदद से एक बड़ा सा दरख्त इसके ऊपर फेंक देता है। वो वाटर ब्रीदिंग 10th फॉर्म की मदद से जैसे ही उस पर अटैक करने लगता है, वो उसी दरख्त को उठाकर उसकी मदद से तांजीरो को जंगल में कहीं दूर फेंक देता है। हवा में तांजीरो इनुस्के से कहता है कि तुम्हें बस किसी भी तरह से सरवाइव करना होगा। ये 12 मून डीमन है और तुम्हें किसी भी तरह से हार नहीं माननी और जिंदा बचना है, चाहे कुछ भी हो, मरना मत। ज़ेनित्सु अब अपने हाथ पांव फील नहीं कर पा रहा, वो ठीक से सांस भी नहीं ले रहा। वो अपनी आंखें खोलता है और उसके सामने हाशिरा होती है। तांजीरो किसी तरह से अपने आप को बचाते हुए जमीन पर गिरता है। वहां उसे एक आवाज सुनाई देती है। जब वो देखता है तो उसे पता चलता है कि 2 डीमंस वहां मौजूद हैं, जिनमें से एक इससे कहता है कि अपने काम से काम रखो, ये मामला मेरे और मेरी बहन के बीच का है। तांजीरो उससे कहता है कि तुम्हारा रिश्ता झूठा है, क्योंकि सच्चे रिश्तों से ट्रस्ट की स्मेल आती है, जबकि तुम्हारे रिश्ते से मुझे डर और खौफ की स्मेल आ रही है। ये सुनकर उस डीमन को गुस्सा आ जाता है। वहां पर एक और डीमन स्लेयर आता है, जिसे ये अपनी थ्रेड्स की मदद से मार देता है। वो तांजीरो से एक बार फिर अपनी बात दोहराने को कहता है। तांजीरो बिना रुके एक बार फिर उससे कहता है कि तुम्हारा ये रिश्ता झूठा है। दूसरी तरफ इनोस्के स्पाइडर फेस डीमन से छुप रहा है, लेकिन वो इसे इसके ब्लड की मदद से ढूंढ लेता है। ये एक बार फिर बच के उससे दूर भागने लगता है, लेकिन एकदम से रुक कर वापस से स्पाइडर फेस डीमन पर ही अटैक करने जाता है और इस बार अपनी तलवार को दूसरी तलवार से मजीद पुश करके उस डीमन के हाथ को काट देता है। इसके बाद वो डीमन अब इनोस्के से बच के भागने लगता है। तांजीरो थ्रेड डीमंस के थ्रेड्स को डॉज करता है। वो उससे कहता है कि अगर तुम अपनी बात, अपने अल्फाज वापस ले लोगे तो मैं तुम्हें एक ही झटके में मार दूंगा, वरना तुम्हें तड़पा तड़पा कर एक दर्दनाक मौत दूंगा। तांजीरो बिना हिचकिचाए फिर से कहता है कि तुम्हारा ये रिश्ता झूठा है। तांजीरो बिना सोचे कहता है कि गलत तो तुम हो, तुम्हारा रिश्ता झूठा है। स्पाइडर फेस डीमन अपनी स्किन को शेड करके और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है और इनुस्के को एक पंच मारता है, जिससे वो दरख्तों में जाकर लगता है। वो इतना तेज हो चुका है कि इनुस्के अब उसको देख भी नहीं पाता। उस पर अटैक करने में इस बार इनुस्के की दोनों तलवारें टूट जाती हैं। वो टूटी हुई तलवारों से ही उस डीमन की गर्दन पर अटैक करता है, लेकिन उससे उस डीमन को कुछ नहीं होता। वो इनोस्के को मारने लगता है कि अचानक से हाशिरा वहां आ जाता है और उस डीमन के हाथ को काट देता है और वाटर ब्रीथिंग 4th फॉर्म से उसे मार देता है। तांजीरो थ्रेड डीमन से लड़ते हुए अपनी तलवार से उसके थ्रेड को काटने लगता है, लेकिन उसकी अपनी तलवार ही टूट जाती है। दूसरी तरफ इनुस्के हाशिरा को देखकर समझ जाता है कि ये कोई आम डीमन स्लेयर नहीं। हाशिरा बताता है कि स्पाइडर फेस डीमन एक ब्लड मून डीमन नहीं था। इनुस्के हाशिरा को लड़ने का चैलेंज करता है, लेकिन हाशिरा इनुस्के को वहां बांधकर आगे बढ़ता है। जंगल में दूसरी हाशिरा ज़ेनित्सु को एक एंटीडोट देती है। उसके साथ वहां पे डीमन स्लेयर कॉप के बाकी लोग भी मौजूद हैं, जो वहां पर सभी डीमन स्लेयर्स की मदद करते हैं। हम वापस देखते हैं तांजीरो को अपनी टूटी हुई तलवार से थ्रेड डीमंस को डॉज करते हुए। वो डीमन अब ऐसा अटैक करता है जिसे तांजीरो डॉज नहीं कर सकता। तभी नेजुको बॉक्स में से निकलकर तांजीरो के सामने आकर उसे बचा लेती है। ये देख के वो दोनों डीमन हैरान रह जाते हैं। थ्रेड डीमन कहता है कि उसे हमेशा से एक ऐसा रिश्ता चाहिए था। वो वहां मौजूद अपनी एल्डर सिस्टर की गर्दन काट देता है और उसे कहता है कि जाओ और माउंटेन पे मौजूद बाकी सभी लोगों को मार दो, मैं तुम्हें तभी माफ करूंगा। उसके वहां से जाते ही थ्रेड डीमन तांजीरो से कहता है कि मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा अगर तुम अपनी बहन मुझे दे दो, मैं इसे अपनी छोटी बहन बना लूंगा। तांजीरो गुस्से से कहता है कि नेजुको कोई चीज नहीं जो वो ऐसा करे, बल्कि नेजुको खुद अपना फैसला ले सकती है और वो कभी तुम्हारी बहन नहीं बनेगी। जिस पर डीमन कहता है कि मैं दर्द और खौफ की मदद से उसे अपनी बहन बना लूंगा। तांजीरो ये सुनकर कहता है कि तुम अभी भी नहीं समझे, जुल्म से कभी एक सच्चा रिश्ता नहीं बनता, मैं कभी तुम्हें नेजुको नहीं दूंगा। वो अपनी दूसरी आंख से बालों को हटाकर कहता है कि देखते हैं तुम एक ब्लड मून डीमन को कैसे रोकोगे। उसकी आंख पर एक नंबर लिखा है, यही है असली ब्लड मून डीमन। वो अपने थ्रेड्स की मदद से नेजुको को अपने पास खींच लेता है। तांजीरो उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी थ्रेड्स की वजह से उसके करीब नहीं पहुंच पाता। वह नेजुको को थ्रेड्स के जाल से आसमान में लटका देता है। नेजुको की हालत इतनी खराब है कि वो बेहोश हो जाती है। तांजीरो किसी तरह से उस थ्रेड डीमन की गर्दन पर अटैक कर देता है, लेकिन अपनी टूटी हुई तलवार से उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाता। वो तांजीरो को बताता है कि उसकी स्किन तो उसके थ्रेड से भी ज्यादा हार्ड है, जबकि तांजीरो की तलवार तो उसके थ्रेड्स को भी नहीं काट सकी। तांजीरो इस बार वाटर ब्रीथिंग 10th फॉर्म
परपेचुअल साइकिल ऑफ डेथ एंड रीबर्थ से उसके थ्रेड्स को काट देता है। उसके अटैक में एक वाटर ड्रैगन नजर आता है। ये देखकर अपनी ब्लड आर्ट की मदद से वो डीमन तांजीरो को अपनी रेड थ्रेड्स में जकड़ लेता है। तांजीरो को लगता है वो मरने वाला है, तभी उसे अपने बचपन की याद आती है, जिसमें उसके डैड तांजीरो से कहते हैं कि अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करो और फायर गॉड बनो। उसके डैड एक डांस परफॉर्म करते हैं। तांजीरो की मॉम बताती हैं कि ये हम न्यू ईयर को फायर गॉड के लिए करते हैं। तांजीरो पूछता है कि डैड इतनी बर्फ में भी ये कैसे कर रहे हैं। उसके डैड बताते हैं कि मैं एक स्पेशल ब्रीदिंग टेक्निक यूज कर रहा हूँ, अगर तुमने भी ये मास्टर कर ली तो हमेशा ऐसा कर सकोगे। तांजीरो, मेरे बाद तुम इन इयरिंग्स और इस डांस के वारिस बनोगे, वादा करो। तांजीरो की ब्रीदिंग टेक्निक वाटर से फायर में बदल जाती है। उसका वाटर ड्रैगन भी अब फायर ड्रैगन की फॉर्म में अटैक करता है। वो अपनी पूरी ताकत से ब्लड आर्ट थ्रेड्स को काटते हुए ब्लड मून डीमन की तरफ बढ़ता है। उसके करीब पहुंचते ही तांजीरो को वो ओपनिंग थ्रेड नजर आती है, जिसकी मदद से उसने अब तक कई डीमंस को मारा है। ब्लड मून डीमन भी तांजीरो पर अटैक करता है, लेकिन तांजीरो इस वक्त बस उसे मारना चाहता है, उसे अपनी जान की कोई फिक्र नहीं। तभी तांजीरो की मॉम नेजुको से कहती हैं कि उठ जाओ और अपने भाई को बचाओ, वरना वो मारा जाएगा। नेजुको अपनी आंखें खोलती है और अपनी ब्लड आर्ट की मदद से उस ब्लड मून डीमन की सारी थ्रेड्स को जला देती है। तांजीरो कहता है कि कोई भी हमारे रिश्ते को नहीं तोड़ सकता और ब्लड मून डीमन की गर्दन काट देता है। काफी देर तक हैवी ब्रीदिंग टेक्निक यूज करने की वजह से तांजीरो अब थक जाता है। उसकी बॉडी अब एक्सट्रीम पेन में है और वह सही से मूव नहीं कर पा रहा। वो किसी तरह नेजुको की तरफ बढ़ता है और नुस्खे को बचाने का भी सोचता है। तभी उसे ब्लड की स्मेल आती है। वो सोचता है कि इस दफा डीमन के मरने के बाद उसे एशिश की स्मेल नहीं आई। ब्लड मून डीमन अभी जिंदा है। उसने खुद ही थ्रेड्स की मदद से अपना सर काट दिया था ताकि वो बच सके। वो गुस्से में तांजीरो पर स्पेशल ब्लड आर्ट अटैक करता है, मर्डरस आई बास्केट। इतने में वाटर हाशिरा वहां पर आता है और वाटर ब्रीदिंग 11 फॉर्म डेट काम से उसे फाइनली मार देता है। अब सिर्फ एक आखिरी डीमन बची है और हम उसकी बैक स्टोरी देखते हैं। वो कुछ डीमन स्लेयर से बचकर भाग रही थी जब इस माउंटेन पर आई और वहीं पर इसे ब्लड मून डीमन मिला। उसने इसकी हेल्प की और इसे अपनी प्रिटेंड फैमिली का हिस्सा बनाया। उसी के ब्लड को पीने के बाद इसकी पूरी फैमिली को इनकी पावर्स मिली। वो इस डीमन का फेस तक चेंज कर देता है। वो ये सब इसलिए करता है ताकि ये सब एक फैमिली लगे। उसकी इस फैमिली में से एक डीमन वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन ये उसे पकड़कर टॉर्चर करके सनलाइट से मार देता है। ये आखिरी डीमन सोचती है कि तांजीरो की वजह से ये बच गई, वरना इसका भी वही हाल होता। उसे एक डीमन स्लेव मुराता नजर आता है, जिसे वो अपनी ब्लड आर्ट टेक्निक की मदद से एक एसिड बॉल में कैद कर लेती है। वहां पर हाशिरा आ जाती है और ये डीमन अपनी जान बचाने के लिए उससे कहती है कि उसने जो कुछ भी किया ब्लड मून डीमन के कहने पर किया। वो कहती है मैं तो बस मजबूर थी। तो हाशिरा उससे पूछती है कि तुम बताओ फिर तुमने कितने लोगों को खाया है। वो कहती है सिर्फ 5। जिस पर हाशिरा उसे बताती है कि तुमने कम से कम 80 लोगों को खाया है, जिनमें से 14 के ककून्स तो मैं यहाँ आते हुए देखती आई हूँ। मैं गुस्सा नहीं हूँ, पर तुम्हें इस सब की सजा मिलेगी। तुमने जितने लोगों को खाया है तुम्हें उतना ही दर्द दिया जाएगा। मैं तुम्हारी आंखें निकालूंगी, तुम्हारी बॉडी काट दूंगी और जब तुम्हारा ये टॉर्चर खत्म होगा तो फिर हम साथ मिलकर रह सकते हैं। और क्योंकि तुम एक डीमन हो तो इस सब के बावजूद भी मरोगी नहीं। डीमन हाशिरा पर अटैक करती है, जिसे डॉज करके हाशिरा अपनी इंसेक्ट ब्रीदिंग बटरफ्लाई डांस की मदद से उस डीमन को कट करती है। वो उसकी गर्दन नहीं काट सकती, लेकिन अपनी स्पेशल स्वॉर्ड की मदद से उसकी बॉडी में एक पॉइजन इंजेक्ट कर देती है। मैं हूँ इंसेक्ट हाशिरा शिनोबू। शायद मैं एक इकलौती हाशिरा हूँ जो डीमंस का सर नहीं काट सकती, इसीलिए मैं विस्टेरिया फ्लावर्स की मदद से एक खास पॉइजन तैयार करती हूँ, जिसके बाद डीमंस एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक मौत का सामना करते हैं और इसी तरह वो डीमन जहर के असर से मर जाती है। मुराता बच जाता है और अब शिनोबू सोचती है कि वो ब्लड मून डीमन कहाँ होगा जिसने इन सबको अपना गुलाम बनाया था। ब्लड मून डीमन मरते हुए सोचता है कि उसने ये फैमिली सिर्फ इसीलिए बनाई थी ताकि वो अपनी रियल फैमिली को याद रख सके। कुछ बच्चे बर्फ में खेल रहे होते हैं, तभी दूर खड़ा एक लड़का जमीन पर गिर जाता है। रूई बताता है वो बचपन में बहुत वीक था, यहाँ तक कि ठीक से चल भी नहीं पाता था। तभी इसकी मुलाकात मुजान से हुई, जिससे मिलने के बाद ये एक डीमन बना। अब इसकी बॉडी स्ट्रांग तो हो गई थी, लेकिन ये सनलाइट फेस नहीं कर सकता था और जिंदा रहने के लिए इसे इंसानों को खाना पड़ता था। इस सब से रूई के माँ बाप बिल्कुल भी खुश नहीं थे, यहाँ तक कि वो इसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये उन्हें ही मार देता है। तब इसे लगा था कि शायद वो इसके असली पेरेंट्स नहीं थे, लेकिन अब इसे इस बात का एहसास होता है कि इसे मारने के बाद वो खुद को भी मारने वाले थे। ये असल में एक सच्चा रिश्ता था। ब्लड मून डीमन बनने के बाद भी रूई हमेशा अपने पेरेंट्स जैसा एक सच्चा रिश्ता ढूंढता रहा, लेकिन जैसे जैसे ये स्ट्रांग होता गया वैसे ही इसकी इंसानी यादें मिटती गई। ये तांजीरो की तरफ बढ़ता है,
लेकिन उसे छूने से पहले ही एक बार फिर जमीन पर गिर जाता है। तांजीरो इसका गम समझ जाता है और इसकी पीठ पर अपना हाथ रखता है। रूई को सब याद आ जाता है कि कैसे सब उसकी गलती थी और वो अपने पेरेंट्स से माफी मांगना चाहता था। इसके पेरेंट्स उसे गले लगाकर कहते हैं कि वो हमेशा साथ रहेंगे, फिर चाहे हेल में ही क्यों न रहना पड़े। वाटर हाशिरा तांजीरो से कहता है कि वो अपनी सिंपैथी ऐसे डीमंस को ना दे जिन्होंने कई इंसानों को मारा है। चाहे ये एक बच्चा लग रहा है, लेकिन इसने बहुत से लोगों को खाया है। तांजीरो कहता है कि मेरी तलवार हर वक्त उस डीमन को मारने के लिए तैयार है जिसने इंसानों को नुकसान पहुंचाया हो, पर मैं ये कभी नहीं भूल सकता कि सभी डीमंस पहले इंसान ही थे। ये सिर्फ मॉन्स्टर्स नहीं, बल्कि इन्हें भी दर्द होता है। इनकी जिंदगी भी असल में एक ट्रेजेडी है। वाटर हाशिरा नेजुको को देखता है तो इसे याद आता है कि तांजीरो वही है जिसे इसने ट्रेनिंग के लिए मास्टर रुकुदाकी के पास भेजा था। इतने में इंसेक्ट हाशिरा शिनोबू नेजुको पर अटैक करती है। वाटर हाशिरा इन्हें बचाता है और तांजीरो से नेजुको को वहां से ले जाने को कहता है। तांजीरो की बॉडी बहुत दर्द में है, पर वो अपनी पूरी ताकत से नेजुको को लेकर वहां से भागने लगता है और सोचता है कि क्या अब उसे डीमन स्लेयर कॉर्पोरेशन छोड़नी होगी, क्योंकि वो एक डीमन को कभी भी इस तरह एक्सेप्ट नहीं करेंगे। शिनोबू उनके पीछे जाती है, पर वाटर हाशिरा उसे पकड़ लेता है। उसके साथ ही तांजीरो पर अटैक करती है और नेजुको को मारने ही लगती है कि तभी वहां मैसेंजर क्रोज कहते हैं कि नेजुको और तांजीरो को जिंदा हेडक्वार्टर्स लेकर जाना होगा। क्लीन अप क्रू जेनित्सु और इनोस्के को भी साथ ले चलते हैं। वहां तांजीरो की आंख खुलती है। तांजीरो की आंख खुलते ही सभी हाशिराज इसके पास होते हैं। ये डीमन स्लेयर हेडक्वार्टर्स में है। यहाँ मौजूद हैं फ्लेम हाशिरा, साउंड हाशिरा, लव हाशिरा, स्टोन हाशिरा, मिस्ट हाशिरा, सरपेंट हाशिरा, वाटर हाशिरा, इंसेक्ट हाशिरा। वो तांजीरो से पूछते हैं तुम एक डीमन को साथ क्यों रखते हो। तांजीरो बताता है कि नेजुको मेरी बहन है। 2 साल पहले जब मैं घर आया तो मेरी पूरी फैमिली को मार दिया गया था। सिर्फ मेरी बहन जिंदा बची, लेकिन वो एक डीमन बन चुकी थी। मगर उसने आज तक किसी को भी नहीं खाया और ना ही वो ऐसा करेगी। हाशिरास कहते हैं ये तो सिर्फ तुम कह रहे हो, लेकिन हम तुम्हारा यकीन क्यों करें। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक डीमन इंसानों को ना खाए, हमें इसे मार देना चाहिए है। ये सुनकर तांजीरो कहता है कि नेजुको मेरे साथ लड़ेगी, वो इंसानों को डीमन से प्रोटेक्ट करेगी। मैं इसीलिए डीमन स्लेयर बना ताकि नेजुको को वापस इंसान बना सकूं, उसके लिए कोई क्योर ढूंढ सकूं। तभी वहां आता है विंड हाशिरा, जिसके हाथ में नेजुको का बॉक्स होता है। वो उसे अपनी तलवार से मारता है। ये देखकर तांजीरो बहुत गुस्से में आ जाता है और अपने सर से उसके सर पे वार कर उसे जमीन पर गिरा देता है। हाशिरा उठकर तांजीरो को मारने ही लगता है कि वहां पर मास्टर आ जाते हैं और सभी हाशिराज उनके सामने रिस्पेक्ट में बैठ जाते हैं। डीमन स्लेयर कॉर्प के हेड सभी हाशिराज से नेजुको और तांजीरो को एक्सेप्ट करने का कहते हैं। मोस्टली सभी हाशिराज मान जाते हैं, लेकिन विंड हाशिरा अभी भी इस पर सवाल उठाता है कि ये तो उन सभी नियमों के खिलाफ है जिनकी बेस पर डीमन स्लेयर कॉर्पोरेशन बनाई गई थी। आखिर हम कैसे एक ऐसे डीमन के साथ काम कर सकते हैं जिसके जैसे कई डीमंस ने हमारे साथियों को मारा है। मास्टर बताते हैं कि नेजुको बाकी डीमन जैसी नहीं है। वो जवाब में एक खत निकालते हैं जो कि मास्टर रुकुदाकी ने लिखा है, जिसमें वो खुद बताते हैं कि नेजुको ने वाकई में पिछले 2 साल से किसी को नहीं खाया। विंड हाशिरा फिर से सवाल करता है कि अगर अभी तक नहीं खाया तो इसका ये मतलब नहीं कि ये आगे भी ना खाए। मास्टर कहते हो और तुम सही हो, और इसी तरह ये भी साबित नहीं किया जा सकता कि ये आगे चलकर किसी इंसान को नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन जो 2 साल से किसी इंसान को ना खाने वाली बात है वो सच है। नेजुको के लिए 3 लोग अपनी जान देने को तैयार हैं, तो अगर किसी को इससे एतराज है तो उसे भी एक ऐसा कन्विंसिंग आर्गुमेंट लाना होगा। और हम सब में से सिर्फ तांजीरो ही है जिसने मुजान को अपनी आंखों से देखा है। हाशिराज ये सुनकर हैरान होते हैं और तांजीरो से मुजान के बारे में पूछने लगते हैं। जब तुम उससे मिले तो मुजान क्या कर रहा था, वो कैसा दिखता है, क्या तुम उससे लड़े। मास्टर सभी को चुप करवा देते हैं। तभी विंड हाशिरा कहता है कि मैं प्रूव कर सकता हूँ कि नेजुको भी बाकी डीमन जैसी है और डीमंस कभी अपनी फितरत नहीं बदलते। वो अपने बाजू को कट करके नेजुको के बॉक्स पर खून गिरा देता है, जिसे नेजुको घबरा जाती है, लेकिन बॉक्स से बाहर नहीं आती। सरपेंट हाशिरा कहता है कि शायद ये सनलाइट की वजह से बाहर नहीं आ रही। ये सुनकर विंड हाशिरा उसे शेड में ले जाता है। सबकी नजरें नेजुको पर होती हैं, नेजुको के उस बॉक्स पर, और थोड़ी देर बाद नेजुको उससे बाहर आती है। नेजुको बॉक्स से बाहर आकर विंड हाशिरा की तरफ देखती है। विंड हाशिरा की बहुत सी कोशिशों के बाद भी नेजुको अपने आप को रोक लेती है। वो बस यही सोचती है कि इंसानों को खाना नहीं बचाना है। मास्टर इस पर कहते हैं कि नेजुको ने प्रूव कर दिया कि वो किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। मैं चाहता हूँ तांजीरो और नेजुको दोनों मिलकर डीमन स्लेयर कॉर्प्स की मदद करें। तांजीरो खुश होकर कहता है मैं वादा करता हूँ मैं और नेजुको दोनों मिलकर मुजान को खत्म कर देंगे। मास्टर इसके जख्मों को देखकर कहते हैं कि सबसे पहले तुम्हें ठीक होना होगा। तभी इंसेक्ट हाशिरा शिनोबू मास्टर से रिक्वेस्ट करती है कि इन्हें हील होने के लिए उसके पास भेज दिया जाए। इस
के एक इशारे पर क्लीनअप क्रू आकर वहां से नेजुको और तांजीरो को ले जाते हैं। जाते जाते मास्टर तांजीरो से कहते हैं कि लेडी तमाओ को मेरा हेलो जरूर कहना। तांजीरो की आंख बटरफ्लाई मेंशन में खुलती है। वहां उसे वही लड़की नजर आती है जो कि माउंटेन पर शिनोबू के साथ आई थी और नेजुको को मारने वाली थी। इसे याद आता है वो लड़की जिसका नाम सियोरी है, इसके साथ फाइनल सिलेक्शन में भी थी। जेनेत्सु और इनोस्के पहले ही यहाँ आ गए थे। एक दूसरे से मिलकर ये सब बहुत खुश होते हैं। तांजीरो इनोस्के से माफी मांगता है क्योंकि वो उसे बचा नहीं सका। दर्द में काफी देर चीखने की वजह से इनोस्के की आवाज अब अजीब सुनाई देती है। वो बस यही सोचता है कि वो कितना कमजोर है। नेजुको को भी एक अलग कमरा दिया जाता है जिसमें वो बॉक्स से बाहर निकलते ही सो जाती है। हाशिरास की मीटिंग स्टार्ट होती है और मास्टर बताते हैं कि डीमंस का खतरा बढ़ता जा रहा है। हमें वक्त रहते ही हाई रैंक डीमन स्लेयर्स चाहिए होंगे। विंड हाशिरा कहता है माउंटेन पर देख ही चुके हैं कि डीमन स्लेयर्स कितने कमजोर हो गए हैं, सभी एकदम बेकार बन गए हैं। साउंड हाशिरा जवाब में तांजीरो को मेंशन करके कहता है कि उसमें एक अलग ही आग है। फ्लेम हाशिरा कहता है कि मैं उससे जेलस हूँ क्योंकि उसको एक ब्लड मून डीमन का सामना करने को मिला जो कि हम हाशिरास के लिए भी एक रेयर है। शायद इसकी मदद से हम दुश्मनों को अपनी तरफ खींचकर उन्हें खत्म कर दें। मास्टर सबसे एग्री करते हैं और कहते हैं मुझे लगता है मैंने फर्स्ट एरा स्वॉर्ड्समैन से लेकर अब तक के बेस्ट स्वॉर्ड्समैन को इकट्ठा किया है। साउंड हाशिरा उजुई, फ्लेम हाशिरा रेनगोकू, इंसेक्ट हाशिरा शिनोबू, लव हाशिरा मित्सुरी, मिस्ट हाशिरा मुइचिरो, स्टोन हाशिरा ग्योमे, विंड हाशिरा शिनाजुगावा, सर्पन हाशिरा इगुरो, वाटर हाशिरा तोमियोका। मेरे बच्चों, मैं तुम्हारी कामयाबी की दुआ करता हूँ। अगले दिन रेनगोकू एक नए मिशन पर निकलता है कुछ डीमंस को हंट करने और जाते जाते शिनोबू से कहता है कि वो तांजीरो को अपना स्टूडेंट बनाए। बटरफ्लाई मेंशन में जेनित्सु, इनोस्के और तांजीरो अभी भी रेस्ट पर हैं। इनसे मिलने मुराता वहां आता है। वो बताता है माउंटेन पर इंसेक्ट हाशिरा ने कैसे उसे एसिड बॉल से बचाया था। वो कहता है उसे हाशिरास की मीटिंग में बुलाया गया और उन्होंने उससे बहुत से सवाल किए। उसे सभी हाशिरास से डर लग रहा था। तभी शिनोबू वहां आती है और सबका हाल पूछती है। वो इन्हें बताती है कि अब इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। ट्रेनिंग का पहला दिन। तांजीरो और इनोस्के बहुत थके हुए वापस आते हैं। जेनित्सु ये देखकर डर जाता है। इसके बाद वक्त आता है जेनित्सु के ट्रेनिंग को ज्वाइन करने का। ट्रेनिंग में पहले इनकी बैक को टच किया जाता है, फिर टेस्ट होता है फोकस और स्पीड का, जिसमें इन्हें सामने वाले से तेज टेबल पे रखे एक कप को उठाना है और आखिर में इन्हें एक दूसरे को टैग करना है। जेनित्सु, इनोस्के और तांजीरो ये सब तो कर लेते हैं लेकिन कोई भी सियोरी को नहीं हरा पाता। हेल्पिंग गर्ल्स तांजीरो को बताती हैं कि सियोरी भी सभी हाशिरास की तरह टोटल कंसंट्रेशन ब्रीथिंग हर वक्त इस्तेमाल करती है। तांजीरो भी ऐसा करने का सोचता है। वो स्टार्ट करता है पर उसे कुछ देर के लिए भी ब्रीथिंग टेक्निक यूज करने में प्रॉब्लम होती है। वो मास्टर उरुकुदाकी की सिखाई हुई ट्रेनिंग भी प्रैक्टिस करने लगता है। इनोस्के और जेनित्सु तो ट्रेनिंग पर आना ही छोड़ देते हैं। इस सब के बावजूद भी तांजीरो अपनी ट्रेनिंग जारी रखता है। वो शिनोबू से कहता है कि अगर मैंने ये टेक्निक मास्टर कर ली तो मैं इन्हें भी सिखा दूंगा। तांजीरो अपनी प्रैक्टिस जारी रखता है और अब वो दिन में काफी देर तक टोटल कंसंट्रेशन ब्रीथिंग यूज कर पाता है। वो हेल्पिंग गर्ल से कहता है कि अगर सोते हुए वो ये टेक्निक यूज करना बंद कर दे तो वो उसे मारना शुरू कर दें और वो ऐसा ही करती हैं और इसे बार बार मार कर उठा देती हैं। रोज ट्रेनिंग के बाद भी तांजीरो सियोरी की स्पीड मैच नहीं कर पाता। जेनित्सु और इनोस्के बस दूर से खड़े उसे देखते रहते हैं। शिनोबू इन्हें बताती है कि तांजीरो परमानेंट टोटल कंसंट्रेशन ब्रीथिंग को मास्टर करने की कोशिश में है। ये दोनों एक बार फिर से तांजीरो के साथ ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। शिनोबू इन्हें देखकर सियोरी को भी इन्हें ज्वाइन करने को कहती है। सियोरी अपना कॉइन टॉस करती है और हम देखते हैं एक यंग शिनोबू और उसकी एल्डर सिस्टर। इन्हें रास्ते में एक छोटी बच्ची मिलती है जिसे इसके मास्टर ने एक रस्सी से पकड़ा हुआ है। शिनोबू और उसकी सिस्टर वहां पैसे फेंककर उस बच्ची को लेकर भाग जाते हैं। वो घर लाकर इस बच्ची को साफ कपड़े पहनाते हैं और इसे अपने साथ रहने देते हैं। शिनोबू अपनी बहन को बताती है कि ये बच्ची चाहे भूख से मर ही क्यों ना रही हो, खाना नहीं खाती जब तक कि इसे खाना खाने को कहा ना जाए। ये अपने लिए खुद कभी कुछ डिसाइड नहीं करती। ये सुनकर एल्डर सिस्टर उस बच्ची के पास आती है और उसे एक कॉइन देती है और कहती है कि अब तक तुम्हें अपने डिसीजन इससे लेने होंगे जब तक कि कोई आकर तुम्हें तुम्हारे दिल की सुनना ना सिखा दे। तांजीरो अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी इसे पता चलता है कि नई स्वॉर्ड्स आ रही हैं। ये दूर से अपने स्वॉर्ड्समिथ को देखकर खुश होता है बट वो तांजीरो को देखते ही इसे मारने की कोशिश करता है। तांजीरो, तुम आखिर मेरी स्वॉर्ड कैसे तोड़ सकते हो? वो एकदम परफेक्ट थी। जरूर तुम्हारी खराब स्किल्स की वजह से ही वो टूटी होगी। इसका साथी तांजीरो को बचाता है। वो इनोस्के के लिए 2 स्वॉर्ड्स लेकर आया है। इनोस्के पत्थर की मदद से उन दोनों स्वॉर्ड्स को मारकर अपनी ओरिजिनल स्वॉर्ड जैसा बना लेता है। ये देखकर इसका साथी अब इनोस्के को मारना चाहता है पर सब उसे बचा लेते हैं। काफी प्रैक्टिस के बाद अब तांजीरो सोते हुए भी टोटल कंसंट्रेशन ब्रीथिंग को यूज कर पाता है। यहाँ तक कि वो फाइनली सियोरी को भी बीट कर देता है। ये देखकर जेनित्सु और इनोस्के भी और ज्यादा मेहनत करते हैं। शिनोबू तांजीरो से कहती है कि अब वो अपने नेक्स्ट मिशन के लिए बिल्कुल तैयार है। तांजीरो इससे फायर ब्रीथिंग टेक्निक का पूछता है।
ये उसे बताती है कि मुझे तो इसके बारे में ज्यादा नहीं पता। अगर तुम चाहो तो फ्लेम हाशिरा रेनगोकू से इस पर सवाल कर सकते हो, लेकिन फ्लेम हाशिरा तो एक मिशन पर गए हैं। इसके बाद हमें रात में एक ट्रेन का सीन दिखाया जाता है जिस पर एक डीमन भी है। तांजीरो की स्पीड अब बिल्कुल सीयूरी के इक्वल है। इनोसुके और जेनित्सु भी काफी प्रैक्टिस के बाद टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग में रहना शुरू कर देते हैं। हम एक अजीब सी जगह देखते हैं, यहाँ सब कमरे हवा में उड़ रहे हैं। इन कमरों में कुछ डीमंस मौजूद हैं। इनके साथ एक बेस प्लेयर भी मौजूद है जिसके स्ट्रिंग्स को स्ट्राइक करते ही ये सब एक ही जगह पर आ जाते हैं। ये 5 लॉयर मून डीमंस हैं। इनके सामने एक औरत आती है और ये कोई और नहीं बल्कि किबित्सुजी मुजान है। नंबर 5 के मरने के बाद इन सबको इसने इकट्ठा किया है। वो इनसे कहता है कि तुम सब किसी काम के नहीं। सदियां गुजर गई लेकिन अभी तक किसी लॉयर मून ने अपर मून को ज्वाइन नहीं किया। लॉयर मून बनना तो बस एक स्टार्टिंग पॉइंट था, लेकिन तुम सब तो यहीं पर रुक गए हो। वो इन सब से नाराज होता है और एक एक करके इन सब को मार देता है। कोई भागने की कोशिश करता है तो कोई इससे सवाल करता है, लेकिन ये किसी को नहीं छोड़ता सिवाय एक के, जो कि खुद इसकी मर्जी पर मरने को तैयार हो जाती है। ये उसे अपना ब्लड देकर कैसल से बाहर छोड़ देता है। वो कहता है कि अगर तुम सरवाइव कर गई तो पहले से ज्यादा पावरफुल हो जाओगी। तुम्हें बस एक हाशिरा को मारना है, और अगर साथ में तुमने उस एयरिंग वाले लड़के को भी मार दिया तो तुम्हें इनाम में मेरा खून मिलेगा। दूसरी तरफ मैसेंजर क्रोस मास्टर के कहने पर तांजीरो, इनोसुके और जेनित्सु को एक नए ट्रेन मिशन पर भेजते हैं। वो हवा में कॉइन टॉस करती है और तांजीरो को बताती है कि मैं बस मास्टर के ऑर्डर्स फॉलो कर रही थी, इसलिए मुझे थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं। तांजीरो के पूछने पर वो उसे कॉइन का बताती है। ये सुनते ही तांजीरो उससे कॉइन छीनता है और हवा में उछाल देता है और कहता है कि अगर हेड्स आया तो अब से तुम सिर्फ वही करोगी जो तुम्हारा दिल कहेगा। हेड्स ही आता है और शियोरी ये देखकर हैरान होती है कि तांजीरो ने बिना चीटिंग के ये कैसे किया। ये तो सिर्फ किस्मत थी कि पहली बार में ही हेड्स आ गया। तांजीरो बताता है कि वो तब तक कॉइन टॉस करने वाला था जब तक के हेड्स नहीं आ जाता। इसके बाद ये तीनों पहुंचते हैं ट्रेन स्टेशन और लाइफ में फर्स्ट टाइम एक ट्रेन को एक्सपीरियंस करते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड, ये पूरा सीजन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपका फेवरेट एपिसोड, फेवरेट मोमेंट कौन सा था। शेयर करें दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा। मैं वापस आऊंगा जल्द ही नेक्स्ट सीजन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।